नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार का ये खास बुलेटिन। खास खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के अदालत के फैसले पर। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को और उसके परिवार को 41 आरोपियों समेत आरोपनामा तय कर दिया है। अदालत ने इस मामले में रेलवे अधिकारियों समेत 52 लोगों को बरी भी कर दिया, जबकि सीबीआई की सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार आरोप पत्र में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं और ये औपचारिक रूप से आरोप तय करने की प्रक्रिया के लिए 23 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। अदालत के इस आदेश के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी बनाए गए लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में अदालत के फैसले पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या चीज निमंत्रण देना है? हाँ, निमंत्रण है मकर संक्रांति का। आज कोर्ट में भी पेशी थी, उस पर कुछ क्या करना है? कोर्ट में आप लोग आज चार्ज फ्रेम में सब कुछ बोलना चाहेंगे सर? उस पर लड़ाई लड़ेंगे हम, और क्या करना। तो देखा कि तेज प्रताप यादव ने लड़ाई लड़ने की बात कही है, जबकि पूरा लालू यादव परिवार इस बार कटघरे में खड़ा जो है दिखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी बिहार के हेड हमारे के राजीव जी से सीधे बात करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। राजीव जी, जिस प्रकार से ये बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी अदालत के फैसले की, आरोपनामा तय हो चुका है और अब क्या मानते हैं कितनी मुश्किलें बढ़ेगी यादव परिवार की? देखिए जय जी, आज का दिन जो है वो लालू परिवार के लिए आप कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण दिन था। और जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह है कि आज जो फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट का, उस फैसले ने न सिर्फ लालू परिवार के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, बल्कि यह भी बता दिया है कि लंबे समय तक आप कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकते हैं। देखिए, दरअसल में इस पूरे प्रकरण को समझने की आवश्यकता है। आपको बताऊं कि 2009 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, बहुत कद्दावर नेता थे उस समय, आपको याद भी होगा। यूपीए में की सरकार थी उस समय, मोहन सिंह जो है वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और लालू प्रसाद यादव इतने कद्दावर नेता थे कि उन्होंने पहली बार गरीब रथ की जो है वो उन्होंने शुरुआत की थी रेलवे में। तो रेलवे में उन्होंने कई कायाकल्प का उन्होंने पलटने का काम किया, रेलवे को सुधारने का उन्होंने काम किया था। लेकिन बड़ा एक आरोप उनके ऊपर लगा, और ये आरोप तब लगा जय जी जब विधिवत वो कहीं ना कहीं से रेल मंत्री से हटे, उसके बाद उन पर यह आरोप लगा। और जो आरोप था वो छोटा मोटा आरोप नहीं था। मुझे याद है कि उस समय बिहार विधानसभा में किस तरीके से हंगामा हुआ था, बिहार में किस तरीके से जो विपक्ष उस समय विपक्ष में जो लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने किस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव को बचाने की कोशिश की थी। और सत्ता पक्ष, चूंकि उस समय एनडीए की सरकार बिहार में आ गई थी 2009 में, 2005 में ही आ गई थी, तो किस तरीके से बिहार विधानसभा और परिषद के भीतर जो इस पूरे मामले को लेकर के हंगामा हुआ था। और जब जांच टीम पहुंची थी, मुझे याद है कि मैं भी उसको कवर करने के लिए गया हुआ था। यहीं पटना में आर ब्लॉक चौराहा है, वहां पर चाणक्य होटल है, वहां पर मैं कवर करने के लिए गया था। और लगभग रात के 12-2 बजे रात तक हम लोग वहां उस पूरे इवेंट को कवर कर रहे थे। तो देखिए, कहा गया था कि आईआरसीटीसी घोटाले में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तो उन्होंने कानून को, रेलवे के नियम कानून को ताक पर रख करके 35 ऐसे लोगों को नौकरी दी थी। 4th ग्रेड में, ग्रेड डी की बहाली हुई थी, उसमें ऐसे लोगों को नौकरी दी थी जिसके बाद में यह आरोप लगा था कि भाई ये लोग कोई लालू यादव के रिलेटिव हैं, तो कोई सिफारिश पर गए। और सबसे लालू यादव का जो परिवार था वो कहीं जमीन लिखवाया। तो आईआरसीटीसी में कई ऐसे होटल पूरे देश में दिए गए जिनका
लीज जो है वो काफी बढ़ाया गया था, उसके बदले में मोटी रकम वसूले गए थे। और उस समय तेजस्वी यादव जो है वो राजनीति में नहीं आए थे, और उस समय तेजस्वी यादव की उम्र भी जो है वो काफी कम थी। तो एक बड़ा सवाल ये भी उस समय हुआ कि भाई तेजस्वी यादव तो बहुत बच्चे थे, तो उनको किस तरीके से इसमें घसीटा गया। उस समय तो उनकी उम्र जो है वो 17-15 साल की थी। तो जो प्रॉपर्टी ली गई थी उसके बदले में, जय जी, इस चीज को समझने की बड़ी आवश्यकता है कि जो प्रॉपर्टी लिखाई गई थी वो प्रॉपर्टी तेजस्वी यादव के नाम पर लिखाई गई थी। हालांकि तेज प्रताप यादव का नाम उसमें बहुत लंबे समय तक नहीं था। तेज प्रताप यादव का नाम बाद में उसमें लिया गया। उसमें जो मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, जो भी आप बता रहे थे दर्शकों को, तो उसमें मुख्य अभियुक्त में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी उनकी पत्नी, राबड़ी देवी के ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने मोटी रकम जो है वो इसके बदले में ली थी। इसके बाद जो है सो तेजस्वी यादव, फिर हेमा यादव जो लालू यादव की बेटी है, मीसा भारती की बड़ी भूमिका उसमें संमिलित, मतलब उसमें किया गया था। कुल मिलाकर के उसमें 98 आरोपी थे, जिसमें कि 52 लोगों को कोर्ट ने जो है वो आरोप मुक्त कर दिया है। और आप लगभग जो है वो 40-42 जो लोग हैं वो अभी और इस पूरे मामले में एक्यूज हैं। जो आज जो फैसला जो आया है लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में, और इसमें लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी, मीसा भारती पर जो है वो मुख्य रूप से आरोप जो है वो तय किए गए हैं। और इसके अलावे हेमा और तेज प्रताप यादव को भी अभियुक्त बनाया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मुख्य, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताऊं जय जी, कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो लालू यादव के छोटे बेटे हैं, राबड़ी देवी, मीसा भारती को मुख्य आरोपी बनाया गया है। और इसके अलावे तेज प्रताप यादव और हेमा यादव पर भी आरोप तय किए गए हैं। यानी कि ये लोग मुख्य आरोपी नहीं है, मुख्य आरोपी में यही लोग हैं। और कुल मिलाकर के लगभग 46 लोगों पर जो है वो आरोप तय किया गया है। 52 लोगों को जो है वो आरोप मुक्त किया गया है। 5 लोग, मैं आपको बताऊं कि अभी जो आप बता रहे थे कि 102 लोग थे टोटल, तो उसमें 5 लोग जो है वो मर चुके हैं। तो उनके केस को जो है वो क्लोज कर दिया गया है। अब देखिए, गोपालगंज की मैं घटना आपको याद दिलाता हूं कि गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगा था कि गोपालगंज के एक व्यक्ति को लालू प्रसाद यादव ने ग्रुप डी में नौकरी दी थी। और मुझे याद है कि सुशील मोदी उस समय बिहार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते, तो उन्होंने विधिवत पेपर निकाला था, दस्तावेज निकाला था, और यह कहा था कि देखिए, पटना में जिस गोपालगंज के एक युवक को नौकरी दी गई थी, पटना में 2.5 कट्ठा जमीन जो है वो उसके नाम पर जो पहले से था वो लिया गया था उससे, जिसकी संपत्ति आज करोड़ों में है वो। तो लैंड फॉर जॉब मामला बहुत बड़ा मामला है। लालू प्रसाद यादव पहले से ही चारा घोटाले में, आपको पता है कि वो सजा याफ्ता है, अभी वो जमानत पर है। इसके बाद IRCTC घोटाले में, लैंड फॉर जॉब घोटाले में, इसमें विधिवत लालू प्रसाद यादव जो है वो जमानत पर बाहर थे। और ये कहा गया था कि खराब स्वास्थ्य होने की वजह से, क्योंकि इनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इन्होंने जो अपील की थी कोर्ट में, CBI की कोर्ट में, तो उसके आधार पर इनको दिया गया था। लेकिन उस समय केस को यह कह करके जो है वो केस को फिलहाल बंद किया गया था। मुझे याद है कि 2020-21 का ये मामला, 2020 में बिहार विधानसभा का जब चुनाव परिणाम आया था उसके बाद ये घटना हुई थी। तो केस यह करके बंद करके किया गया था कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। और उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव पर केस को चलाने की अनुमति विधिवत होम डिपार्टमेंट से ली गई थी। और उसके बाद जब केस चलाने की अनुमति ली गई, तो फिर CBI की तरफ से लगभग 500-700 पेज का ड्राफ्ट जो है वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि नहीं, लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार जो है वो इस पूरे मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लिहाजा इन पर फिर से जो है CBI जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करना चाहती है। और उसके बाद जाकर के जब कोर्ट ने आदेश दिया, तो पिछले ही वीक में, जो पिछले सप्ताह ही जो है ये कहा गया था कि 9 तारीख को जो है वो इस पूरे लैंड फॉर जॉब मामले में जो है वो रॉज एवेन्यू कोर्ट, जो दिल्ली का जो रॉज एवेन्यू कोर्ट है, वो इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी करेगा और उसमें सजा भी सुना सकता है। लेकिन आज जो जानकारी मिली है कि इसमें अभी सजा नहीं सुनाया गया है, बल्कि आज विधिवत इसमें कोर्ट ने यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो पूरा परिवार है, जिन लोगों का नाम इसमें शामिल है, वो आपराधिक गिरोह की तरह इस पूरे प्रकरण में जो है वो काम कर रहे थे। लिहाजा लालू परिवार की तरफ से ही जो है वो साजिश रची गई थी। और इस केस को जो है वो अब कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि रॉज एवेन्यू कोर्ट ने पूरी तरीके से चलाने की अनुमति दे दी है। और उस पर अब फिर सुनवाई जो है वो मुकर्रर होगी और फिर CBI जो है वो अहम दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि 2-3 हियरिंग के बाद
कोर्ट अपना फैसला भी इस पूरे मामले पर सुना सकता है। जी जय जी। राजीव जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला जब गरमाया है, विपक्ष की भी एक बड़ी मांग सामने आई है। विपक्ष का ये कहना है कि ये जितने भी मामले, जितनी भी जमीन और संपत्ति लालू यादव परिवार के नाम पर हुई है, उस संपत्ति को जब्त किया जाए, उस पर जो है हॉस्पिटल, स्कूल और अनाथालय जैसी चीज़ें उसको बनाया जाए, और इस प्रकार की एक्शन लेने की मांग भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। क्या आने वाले दिनों में ऐसी कोई एक्शन की गुंजाइश आपको लग रही है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई जब्ती कार्यवाही की जाए? देखिए जय जी, मैं अभी जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ से मुझे लग रहा है कि 500 मीटर की दूरी पर जो है वो रुपसपुर थाना है। उस थाने के पीछे एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा था, जो कि बिहार का सबसे बड़ा मॉल वो बन रहा था, और उसको इनकम टैक्स और सीबीआई ने जो है वो सीज कर लिया। कहा जाता है कि वो भी लालू प्रसाद यादव की ही प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कई जगह पे मैं आपको बताऊं कि पटना का जो एयरपोर्ट है, वहां पर विधिवत लालू प्रसाद यादव की मेन रोड पे जो प्रॉपर्टी है, वहां पर भी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उस खबर को दिखाया भी था कि किस तरीके से सीबीआई ने जाकर के वहां पर इश्तेहार चिपकाया है, कुछ प्रॉपर्टी को भी सीज कर लिया गया। बहुत वैल्यूबल प्रॉपर्टी 2.5 कट्ठा का, जिसकी मैं अभी जिक्र आपके पास कर रहा था कि 2.5 कट्ठे की जमीन जो है वो लिखाई गई थी, तो उसमें उस प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि आज विधिवत लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, इन चारों पर कोर्ट की तरफ से आरोप तय कर दिए गए हैं। यानी कि अब जो मैंने आपको बताया कि 2-3 हियरिंग के बाद हो सकता है कि कोर्ट इस पर फैसला सुनाए। तो सत्ता पक्ष की तरफ से यह मांगे की जा रही हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव, तो उनके विषय में कहा जा रहा है कि वो आदतन अपराधी हैं, जो सत्ता पक्ष कह रही है। आज देखिए, आज पटना में बहुत बयान भी आया है, बीजेपी जेडीयू काफी हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर के, और सरकार से उन लोगों ने यह डिमांड किया है, खास करके कोर्ट से, कि भाई इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव की जितनी भी संपत्तियां हैं, उन तमाम संपत्तियों को अटैच किया जाए। यानी कि उस संपत्ति को पूरे तरीके से सरकार जो है वो सार्वजनिक संपत्ति घोषित करे। और आपको ये पता है जय जी कि सार्वजनिक संपत्ति जो भी जब भी घोषित की जाती है, तो बिहार सरकार ने एक ऐसा कानून नीतीश कुमार ने लाया था, जिसके तहत की सबसे पहली बार नवीन कुमार, यहाँ एक सीनियर आईएएस हुआ करते थे, उनकी संपत्ति को सीज किया गया था। नारायण प्रसाद जो है यहाँ की डीजीपी हुआ करते थे, उनकी संपत्ति को सीज किया गया था। और उनके मकान में जो है वो सरकारी विद्यालय खोले गए थे, जिसमें कि आज भी सरकारी बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी के नाम पर तो बहुत सारी संपत्तियां हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो आज आरोप तय किया गया है, उस आरोप के तहत कौन कौन सी जमीन, कौन कौन से लालू प्रसाद यादव के मकान, उनको जो है उसमें आरोप पत्र में डाला गया है। और वाकई में 3-4 हफ्ता बाद जब इसकी पूरी सुनवाई होती है, या फिर जब इसकी फाइनल हियरिंग हो, उसमें कोर्ट जाकर के फिर क्या फैसला सुनाता है। अगर कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि नहीं भाई, इसमें ये सार्वजनिक संपत्ति, इसको अब डिक्लेयर की जाती है, और आने वाले दिनों में इस पर राज्य सरकार, चूंकि संपत्ति जो सार्वजनिक जब डिक्लेयर की जाती है तो उस पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये राज्य सरकार के पाले में गेंद रहेगा कि राज्य सरकार उस पर विद्यालय खोलती है या फिर गरीबों के लिए आवास बनाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जय जी, क्योंकि लड़ाई लंबी चलेगी। अभी राज्य रेवेन्यू कोर्ट अगर फैसला सुनाता है, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में फैसला सुनाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उनके पास ऑप्शन खुला रहेगा कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरह का वो रुख कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राज्य रेवेन्यू कोर्ट फैसला सुना देगा और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है वो फिर से जेल चले जाएंगे या तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे। लेकिन बिहार में जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी की दुर्गति हुई है, मात्र 25 सीट पर जीत करके आरजेडी पहुंची है, और किसी तरीके से तेजस्वी यादव अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में सक्सेस रहे हैं, वैसी स्थिति में आप यह मान लीजिए कि अगर जो जिस तरीके से आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो आरजेडी की दुर्गति कम से कम होनी तय है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दावे जो हैं वो किए जाते रहे हैं लगातार कि भाई बीजेपी के टच में है आरजेडी के विधायक, जेडीयू के टच में है बीजेपी के विधायक। खरमास के बाद जो है एक बहुत बड़ा खेला बिहार में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है, अगर आने वाले दिनों में वाकई में ये जो 25 इनके विधायक हैं, तेजस्वी को छोड़ देते 24 विधायक हैं कुल, तो 24 विधायक में कई ऐसे विधायक हैं जो हो सकता है कि पाला अपना बदल लें, क्योंकि उनको अपने भविष्य का, उनके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं उनको आगे सामने दिखेगा। उनको ये लगेगा कि भाई उनके जो शीर्षस्थ नेता है, जो बड़े नेता है। लेकिन मैं बताऊं कि अगर कोर्ट इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ सजा सुनाता है, तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव, चूंकि खुद किडनी के पेशेंट है, काफी बीमार रहते हैं, अभी उन्होंने अपने आंख का भी इलाज जो है वो ऑपरेशन करवाया है दिल्ली में।
ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव के लिए बिल्कुल कहीं से भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी उम्र भी 80+ होने जा रही है। तेजस्वी यादव का पूरा राजनीतिक भविष्य जो है वो दांव पर लग जाएगा। मीसा भारती का पूरा राजनीतिक भविष्य जो है वो दांव पर लग जाएगा। राबड़ी देवी भी चूंकि काफी अब बूढ़ी हो चुकी है, 70-75 साल की हैं, वो भी कहीं ना कहीं से काफी उनके लिए भी असहज स्थिति होगी। और तेज प्रताप यादव चूंकि इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त में नहीं है वो, और मिसा और जो हेमा यादव जो लालू यादव की बेटी है वो भी मुख्य अभियुक्त में नहीं है, लेकिन चूंकि उनको भी आरोपी बनाया गया है तो उनको लेकर के कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। और आज जो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली कि जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक ही लिफ्ट से दोनों भाई साथ तो गए, लेकिन दोनों भाई ने एक दूसरे को की तरफ देखा भी नहीं, ना कोई दुआ सलाम किया। यानी कि दोनों भाई के बीच जो है वो आज भी 36 का आंकड़ा वो साफ दिखा दिल्ली में, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो यानी कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं, और हो सकता है कि ये मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि पार्टी के पर भी जो है वो संकट का बादल जो है वो कहीं ना कहीं से मंडराने लगे। जी बिल्कुल जय जी। राजीव जी, जिस तरह से लालू परिवार के ऊपर इस समय ये मामले को लेकर के संकट छाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती है और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखा कि लालू प्रसाद यादव की जो संपत्ति को लेकर के ये जो कोर्ट का फैसला आया है, जो जॉब फॉर लैंड मामले में इनको आरोपी घोषित कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पूरे परिवार के खिलाफ जो है मामला जजमेंट तक पहुंचे और उनको सज़ा सुनाई जा सकती है। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। जो खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर अब ले लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई से। महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका चुनाव का तापमान जो है वो बढ़ते ही बीजेपी में संगठनात्मक जो है अनुशासन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने चुनावी माहौल के बीच में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 26 पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई संगठन में अनुशासन बनाए रखने और चुनाव के दौरान एकजुटता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। बीजेपी विधायक श्रीकांत भारतीय ने इस फैसले का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने वाले पर कड़ा एक्शन लेना जरूरी होता है। इस तरह की कार्यवाही से कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश जाता है कि संगठन की एकजुटता और अनुशासन सबसे अहम है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं की नाराजगी को समझा जाता है, लेकिन पार्टी की नीति और नियम की सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में महानगर पालिकाओं के चुनाव की सरगर्मी तेज होती दिख रही है। 15 तारीख को जो है मतदान होने हैं, 16 को नतीजे आएंगे, लेकिन इसी बीच 9 जनवरी की रोज सुबह के वक्त एक बड़ी खबर मुंबई बीजेपी की तरफ से आई है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने मुंबई शहर के तकरीबन 26 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी विरोधी कार्यवाही करने के लिए पार्टी से निकाल दिया है। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर विधायक श्रीकांत भारती जी। श्रीकांत जी, किस तरह से देखते हैं 26 पदाधिकारियों को एन चुनाव के मौके पे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल देना? देखो, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा है कि जो कोई बंदा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के विरोध में खड़ा होता है, जो पार्टी का बंदा है, वो ऑटोमेटिकली इसको निकाल दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, भारतीय जनता पार्टी की घटना है। हाँ, ये बात सच है कि ऐसे प्रकार के जब ऑपरेशंस या डिक्लेरेशन होते हैं तो उसके बारे में दुख तो होता है, क्योंकि सालों से साथ में काम करने वाला कार्यकर्ता होता है, उसके ऊपर इस प्रकार की यदि कार्रवाई होती है तो उसका दुख 100% होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की घटना है, इस प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ती है। श्रीकांत जी, क्या वाकई अभी मुंबई बीजेपी की तरफ से उन्हें 6 साल के लिए निकाल तो दिया गया है, लेटर भी जारी कर दिया गया है,
मीडिया में सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लेकिन क्या बड़े लेवल पे जो महाराष्ट्र के कदावर, चाहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात करें, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की बात करें, क्या उस लेवल पे भी इन पदाधिकारियों को लेकर कोई चर्चा आगे की जाने की संभावना बन रही है? क्योंकि सालों से आपके कार्यकर्ता रहे हैं लोग। देखो, प्रयास तो सारे प्रकार के होते ही है। जब तक विड्रॉल नहीं होता तब तक तो सारे प्रकार के प्रयास होते। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे देवेंद्र जी हो, चाहे रवि चौहान साहब हो, हम एक केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता के मानसिकता की बहुत ही बड़ी चिंता की जाती है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी 365 दिन काम करने वाले पॉलिटिकल पार्टी है। तो प्रयास तो होते हैं, प्रयास चलते रहेंगे, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मुंबई के चुनाव के रिजल्ट पे इसका कुछ भी परिणाम नहीं होने वाला। श्रीकांत जी, ऐसे पार्टी विरोधी कार्यकर्ताओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपको कोई किसी बात की शिकायत है तो पार्टी, अगर मुंबई अध्यक्ष तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है तो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाएं, देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाएं। देखो, प्रयास तो निरंतर प्रक्रिया होती है। इस प्रकार के कार्यकर्ताओं से संवाद चलते रहता है, उनसे बातचीत चलती रहती है। अब उनको भी समझने की आवश्यकता है कि हम लोग जिस संस्कार में बढ़े हैं, ये संस्कार नेशन फर्स्ट का है, उसके बाद में पार्टी का है, उसके बाद में स्वयं का है। हमारा सारा सोशियो पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग इसी संस्कार के तहत हुआ है। और चुनाव ये युद्ध होता है। ऐसे समय में सारे लोग साथ में आके यदि लड़ते हैं तो स्वाभाविकता से यश अच्छा मिलता है। उनकी भी बारे में चिंता की जाती है, क्योंकि हम 365 दिन काम करने वाले पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता है। तो उनको तो अपील रहता ही है कि भाई आप सोचो फिर से। श्रीकांत भारती जी हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। तो आपने जैसे देखा कि जिस प्रकार से 26 पदाधिकारियों को जो है 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, महाराष्ट्र से ये बहुत ही बड़ी जो है पॉलिटिकल अपडेट है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो सर्वेश तिवारी का रुख करते हैं और उनसे हम सीधे बात करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये एक्शन लिया गया। सर्वेश जी, ये जो पूरा एक्शन बीजेपी की तरफ से लिया गया है, हम सर्वेश तिवारी का संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमारी जो है ये खबर हमने दिखाई कि जिस तरह से अपनी पार्टी लाइन से हटके अगर कोई पार्टी विरोधी काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी में उसको किसी भी समय निलंबित किया जाता है। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। और खास तौर पर ये जो कार्यवाही हुई है, सर्वेश जी, क्या है पूरा मामला और किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव है और उसके सामने ये एक्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया, कितना जरूरी था? जी देखिए, महज अभी 6 से 7 दिन रह गए हैं मतदान होने को, और उसी के बीच आज 9 तारीख को जिस तरह से सुबह 8 या 9 बजे करीब एक लिस्ट आई जिसमें 26 बीजेपी के मुंबई के पदाधिकारी थे जो सालों से बीजेपी संगठन के लिए काम कर रहे थे। मुंबई के बीजेपी जो अध्यक्ष है अमित साटम ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। हालांकि जो निष्कासन करने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये जब से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव घोषित हुआ था उस दौरान कई लोगों की इच्छा थी, हर पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना, जो सालों से पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, कि वो उनको चुनाव टिकट मिले। और इसी जद्दोजहद में कई लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद लगता है कि किसी तकनीकी कारण से संपर्क टूट गया है सर्वेश तिवारी का। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक्शन लिया गया है, 26 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। कुछ ही दिन बचे हैं अभी महाराष्ट्र नगर निगम के जो चुनाव है उसके अंदर, और इसी दौरान जो है ये एक्शन लिया गया है। कहीं ना कहीं ये जो एक्शन है ये दर्शाता है कि जैसे कोई पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई काम करता है तो उसका खामियाजा कभी भी भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी ने ये जो है साफ संदेश कार्यकर्ताओं को दिया है कि पार्टी की जो छवि है उसको अगर खराब करने का काम किया जाएगा या अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की जाएगी, चुनाव हो या चुनाव ना हो, पार्टी की लाइन से विपरीत अगर काम करोगे
तो हो सकता है कि तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। चाहे कितने साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन पार्टी लाइन छोड़कर अगर आप काम करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी का ये साफ संदेश सामने आया है। 26 जितने जो पदाधिकारी थे मुंबई के, उसको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। और ये महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव की सबसे बड़ी खबर है कि जो है तुरंत के तुरंत जो है एक्शन सामने आया है। तो ये अब तक की ये जो बड़ी खबर थी महाराष्ट्र की, वो सामने आई है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 26 पदाधिकारी को निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए वो अब भारतीय जनता पार्टी में लौट के नहीं आ पाएंगे। तो ये थे अब तक की बड़ी खबरें देश भर की, जो कि हम आपको इस खास प्रोग्राम हमारे विशेष कार्यक्रम में दिखा रहे थे। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।